जब हम कोई जादू का खेल देखने जाते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ होती है। दर्शकों को पहले से पता होता है कि जो वे देखने वाले हैं वो सच नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्हें मालूम होता है कि हवा में उड़ने वाली लड़की के पीछे कोई ना कोई अदृश्य धागा बंधा है, या फिर टोपी से निकलने वाले कबूतर के लिए कोई गुप्त डिब्बा बनाया गया है। सही कहा। हम उस धोखे का, उस भ्रम का सिर्फ मजा लेते हैं क्योंकि हमारी असलियत उससे अछूती रहती है। हाँ, लेकिन जरा इस विचार को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। क्या हो अगर वो जादू का खेल मनोरंजन ना रहकर रात 8 बजे की प्रामाणिक खबरें बन जाए? बाप रे, वो तो बहुत ही डरावना होगा। बिल्कुल। क्या हो अगर वो भ्रम इतना गहरा, इतना सजीव और सर्वव्यापी हो जाए कि समाज को ये पता ही ना चले कि वे अपनी जिंदगी नहीं बल्कि एक तयशुदा रियलिटी शो जी रहे हैं। ये एक बेहद खौफनाक और विचारणीय स्थिति है, क्योंकि जब धोखा सिर्फ एक मंच तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार बन जाता है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि सच क्या है। सही। चुनौती ये होती है कि एक पूरे समाज को ये यकीन दिला दिया गया है कि जो गढ़ी हुई कहानी है, मतलब जो नैरेटिव उन्हें परोसी जा रही है, वही परम सत्य है। सूचनाओं के इस मायाजाल में सच और झूठ का फर्क मिट जाता है और जो बचता है वो सिर्फ सत्ता का नियंत्रण होता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के सफर में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका नाम है द रनिंग मैन, रिबेलियन अगेंस्ट द नेटवर्क। बहुत ही दिलचस्प स्रोत है ये। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी को समझना नहीं है बल्कि उस पूरी व्यवस्था का विश्लेषण करना है जहां भविष्य के अमेरिका में नेटवर्क नाम की एक महाशक्तिशाली मीडिया कंपनी का एक छत्र राज है। और ये कंपनी समाज को नियंत्रित करने के लिए रियलिटी टीवी और खौफ के एक बेहद घातक मिश्रण का इस्तेमाल करती है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान इस पूरे अभेद्य सिस्टम की जड़ों पर प्रहार करता है। कहानी जिस दुनिया की बात करती है वो तकनीकी रूप से तो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन वहाँ गरीबी और असमानता इतनी चरम पर है कि आम लोग, मतलब वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तक नहीं करवा सकते। ऐसे में जनता का ध्यान उनकी असल जिंदगी की त्रासदियों से भटकाने के लिए नेटवर्क कई तरह के गेम शोज चलाता है, जिनमें सबसे खौफनाक है द रनिंग मैन। नियम बहुत सीधा है, 30 दिन तक पेशेवर शिकारियों से बचकर जिंदा रहो और $1 बिलियन जीतो। लेकिन डरावनी बात यह है कि आज तक कोई भी इस गेम के आखिर तक नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल नहीं। तो चलिए कहानी के मुख्य पात्र बेन की ओर मुड़ते हैं। गेम शो कितना क्रूर है ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें हिस्सा लेने वाले लोग कौन हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गेम शो की रूपरेखा नहीं बल्कि इसमें हिस्सा लेने वालों की पृष्ठभूमि है। हाँ, इस पूरी व्यवस्था की क्रूरता को समझने के लिए हमें बेन की परिस्थितियों को गहराई से देखना होगा। बेन कोई जन्मजात विद्रोही या एक्शन हीरो नहीं है। नहीं, वो तो बस एक मजदूर है। मतलब उसकी नौकरी सिर्फ इसलिए छीन ली गई क्योंकि उसने वर्कर्स की एक यूनियन बनाने का समर्थन किया था। सही कहा, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। नेटवर्क ने सिर्फ उसकी नौकरी नहीं छीनी बल्कि सामूहिक रूप से आवाज उठाने के उसके अधिकार को ही कुचल दिया। और अब उसके पास कोई काम नहीं है। उसकी छोटी बेटी कैथी गंभीर रूप से बीमार है और उसे दवाइयों की सख्त जरूरत है। और उसकी पत्नी शीला परिवार का पेट पालने के लिए एक खतरनाक बार में एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रही है। देखिए, बेन का इस शो में जाना कोई बहादुरी का कदम नहीं है। ये एक पिता की चरम मजबूरी का नतीजा है। बिल्कुल। और इसी मजबूरी को सिस्टम अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। जब बेन सिलेक्शन के लिए जाता है तो वहां का माहौल किसी बूचड़खाने जैसा है। वाकई उसे एक रेड जंपसूट पहना दिया जाता है जिसके पीछे एक बड़ा सा टारगेट बना है, यानी एक जीते जागते इंसान को सरेआम चलता फिरता निशाना घोषित कर दिया गया है। और मुझे यहाँ नेटवर्क के प्रोड्यूसर डैन की रणनीति बहुत ही कुटिल लगती है। डैन जानता है कि बेन ब्लैकलिस्टेड है और उसे समाज में कहीं भी काम नहीं मिलेगा, इसलिए डैन उसे गेम शुरू होने से पहले ही $1000 का बोनस देकर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवा देता है। ये कोई इनाम नहीं है, ये असल में एक गरीब आदमी की मौत की एडवांस कीमत है जो नेटवर्क ने अपने मनोरंजन के लिए चुका दी है। मैं सोच रही थी इस बात को अगर एक ऐतिहासिक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर्स की याद दिलाता है। हाँ, जहाँ भूखे शेरों के सामने इंसानों को सिर्फ इसलिए डाल दिया जाता था ताकि एरिना में बैठी जनता तालियां बजा सके। बिल्कुल, और उनका ध्यान साम्राज्य की नाकामियों से हटा रहे। लेकिन रोम और इस नेटवर्क के बीच एक बहुत बड़ा और खतरनाक फर्क है। वो क्या? रोम की जनता कम से कम ये जानती थी कि वे एक खूनी खेल देख रहे हैं।
नेटवर्क ने इस पूरे खेल को न्याय का चोला पहना दिया है। सही बात है। शो का होस्ट बॉबी बेन को स्टेज पर बुलाता है और हजारों की भीड़ के सामने ये झूठ गढ़ता है कि बेन पहले डिफेंस सिक्योरिटी में काम करता था और उसने देश के महत्वपूर्ण सीक्रेट्स दुश्मनों को बेचे हैं। मतलब हद ही हो गई झूठ की। और इस झूठ को पुख्ता करने के लिए वे सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वे बाकायदा स्क्रीन पर एआई द्वारा बनाई गई एक फेक वीडियो चला देते हैं जो इस मनगढ़ंत कहानी को एक दस्तावेजी सच में बदल देती है। ये विक्टिम ब्लेमिंग की, यानी पीड़ित को ही असली मुजरिम साबित करने की सबसे खौफनाक मिसाल है। बिल्कुल, जनता को यह महसूस कराया जाता है कि वे किसी मजबूर पिता को मरते हुए नहीं, बल्कि एक देशद्रोही और खतरनाक अपराधी को उसकी सजा मिलते हुए देख रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। अगर हम इसे गहराई से सोचें, जब बेन उस स्टेज पर खड़ा था, उसके सामने कैमरे थे, माइक था, तो उसने उसी वक्त दुनिया को सच्चाई क्यों नहीं बता दी? वो माइक छीनकर ये क्यों नहीं चीखता कि ये सब एक सफेद झूठ है, वो सिर्फ एक बेरोजगार पिता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि नेटवर्क का नियंत्रण सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि संदर्भ पर भी है। अच्छा, देखिए, बेन ने कोशिश की थी। जब होस्ट बॉबी ने उससे आखिरी शब्द पूछे तो बेन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बॉबी और वहां बैठी ऑडियंस दोनों को भला बुरा कहा। हाँ, उसने कैमरे में देखकर धमकी दी थी कि वो जिंदा रहेगा और इस पूरी व्यवस्था को जलाकर राख कर देगा। बिल्कुल, लेकिन सोचिए कि ये सब टीवी पे कैसा दिखा होगा। एक आदमी जिसे अभी अभी एआई वीडियो के जरिए खतरनाक अपराधी बताया गया है, वो स्टेज पर पागलों की तरह चीख रहा है, आग लगाने की धमकियां दे रहा है। ओह, समझ गए। हाँ, उसका ये विद्रोह नेटवर्क के नैरेटिव को कमजोर करने के बजाय उसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। नेटवर्क यही तो चाहता था। मतलब जब मीडिया के पास माइक और स्क्रीन का कंट्रोल हो तो सच वही होता है जो वे दिखाते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि आप जाल से निकलने के लिए जितनी ज्यादा छटपटाहट दिखाएंगे, जाल आपको उतना ही कसता जाएगा। सही कहा, जब मंच उनका है तो आपकी बगावत भी उनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाती है। खैर, इस शो के जो नियम हैं वे भी सिर्फ एक खेल के नियम नहीं लगते, वे मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का हिस्सा लगते हैं। हाँ, जैसे बेन को 12 घंटे का हेड स्टार्ट दिया जाता है, जिसके बाद 5 खूंखार शिकारी उसके पीछे छोड़े जाएंगे। लेकिन सबसे अजीब और क्रूर नियम यह है कि हर प्लेयर को रोज कम से कम 10 मिनट का वीडियो टेप रिकॉर्ड करके आधी रात से पहले शहर में रखे एक तय बॉक्स में डालना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके परिवार को मिलने वाले पैसे रोक दिए जाएंगे, लेकिन उसका शिकार चालू रहेगा। ये नियम नेटवर्क के सर्वेलेंस यानी निगरानी तंत्र का सबसे चालाक और घातक हिस्सा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें टीवी पर दिखाने के लिए रोज नया कंटेंट चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये प्लेयर के दिमाग में ये बात गहराई तक बैठाने का एक तरीका है कि वो चाहे जहां भी छुप जाए, वो कभी भी नेटवर्क की पहुंच से बाहर नहीं है। उसे खुद अपनी ही निगरानी का हिस्सा बनना पड़ रहा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आत्मसमर्पण है जो सिस्टम हर रोज उस इंसान से करवाता है। निगरानी की इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब बेन भागता है तो उसका असली दुश्मन सिर्फ वे 5 शिकारी नहीं रह जाते। हाँ, नेटवर्क ने एक ऐसा समाज तैयार कर दिया है जहां बेन का सामना अब हर एक आम नागरिक से है। जैसे बेन अपने पुराने दोस्त मॉली के पास जाता है जो ब्लैक मार्केट का हिस्सा है। मॉली उसे नई पहचान, 2 फेक आईडी और एक बिजनेसमैन का हुलिया देता है। लेकिन मॉली उसे जो चेतावनी देता है वो समाज की असलियत को उघाड़ कर रख देती है। मॉली क्या कहता है? गरीब इलाकों से दूर रहना, क्योंकि गरीब लोग इनाम के पैसों के लालच में सबसे पहले तुम्हारी लोकेशन नेटवर्क को रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। जो लोग खुद उस भ्रष्ट सिस्टम के सबसे बड़े शिकार हैं, वही लोग उस सिस्टम के सबसे बड़े रक्षक बन चुके हैं। वाकई, नेटवर्क ने जनता को ही जनता का जासूस बना दिया है। सिस्टम ने गरीबी को इस कदर बढ़ा दिया है और संसाधनों की इतनी कमी कर दी है कि एक इंसान दूसरे इंसान की जान का सौदा चंद रुपयों के इनाम के लिए करने को तैयार है। समाज में जो एक एकजुटता या सहानुभूति होनी चाहिए थी, उसे नेटवर्क ने पूरी तरह से कुचल दिया है। और कहानी में ये बात कदम कदम पर सच साबित होती है। हाँ, सर्विलेंस सिर्फ कैमरे में नहीं है, वो लोगों के दिमाग में है। जैसे वो टैक्सी ड्राइवर, वो बेन को पहचान लेता है और उससे सेल्फी मांगता है। जब बेन असहज होता है तो वो सीधे धमकी देता है कि वो उसे रिपोर्ट कर देगा। और एक ट्रेन के सफर के दौरान एक छोटा सा बच्चा बेन के पास आकर मासूमियत से कहता है कि तुम्हारी नकली मूंछ निकल रही है। बाप रे, बच्चे भी इस खेल का हिस्सा बन गए हैं।
बाद में एल्टन नाम का एक बागी किरदार ये भयानक सच्चाई बताता है कि पूरे देश के स्ट्रीट लैंप्स में डीएनए स्कैनर्स लगे हैं। हाँ, जो किसी के पसीने या त्वचा के छोटे से हिस्से से भी उसकी पहचान कर सकते हैं। ये पूरा देश एक खुली जेल बन चुका है जहां हर नागरिक एक अनपेड वार्डन है। डीएनए स्कैनर्स, चप्पे चप्पे पर कैमरे, अत्याधुनिक ड्रोन्स, ये तो एक संपूर्ण सर्वेलेंस स्टेट की चरम अवस्था है जहां निजता नाम की कोई चीज बची नहीं है। यहाँ मुझे एक और बात खटकती है। अगर नेटवर्क के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब उनके पास एआई है जो किसी का भी नकली वीडियो बना सकती है, ऐसे ड्रोन्स हैं जो पल भर में किसी को ढूंढ सकते हैं, हाँ, तो वे असली इंसानों को क्यों दौड़ा रहे हैं? हाँ। वे पूरे तरह से कंप्यूटर द्वारा जेनरेटेड यानी सीजीआई से बना एक फेक गेम क्यों नहीं चला लेते? वे कंप्यूटर से गेम क्यों नहीं बना लेते? देखिए, इस सवाल का जवाब रियलिटी टीवी और मानव मनोविज्ञान के सबसे स्याह हिस्से में छिपा है। कहानी में बेन भी प्रोड्यूसर डैन से यही सवाल पूछता है। तो डैन क्या कहता है? डैन का जवाब बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक है। वो बताता है कि नेटवर्क ने पहले कंप्यूटर से बने यानी सीजीआई इंसानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अच्छा। लेकिन दर्शकों ने उसे नकार दिया क्योंकि सीजीआई के किरदारों में असली इंसानों जैसी छटपटाहट, वो असली खौफ और वो अनिश्चितता नहीं होती। उनकी कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं होती। बिल्कुल। डैन समझता है कि एक दबे कुचले और हताश समाज को शांत रखने के लिए उन्हें जो मनोरंजन चाहिए वो नकली नहीं हो सकता। उन्हें स्क्रीन पर असली खून, असली पसीना और असली दर्द चाहिए। सही कहा। किसी और को अपने से भी बुरी स्थिति में मौत के मुंह में जाते हुए देखना इस समाज के लिए एक नशे की तरह काम करता है। दर्द का असली होना ही नेटवर्क की रेटिंग्स की गारंटी है। ये व्यवस्था की सबसे बड़ी भयावहता है। हाँ, यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। शारीरिक रूप से बचना काफी नहीं है। बेन को इस गेम को जीतने के लिए नेटवर्क की एडिटिंग और झूठ से भी लड़ना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप कोई कहानी लिख रहे हो लेकिन कोई दूसरा इंसान आपकी किताब से मन चाहे शब्द काटकर उन्हें एक नया मतलब दे दे। बिल्कुल, ये एक ऐसा शतरंज का खेल है यहाँ एक खिलाड़ी चाल चलता है और दूसरा खिलाड़ी पूरा बोर्ड ही पलट देता है। एडिटिंग यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। जैसे बॉस्टन के एक हॉस्टल में जब बेन का शिकारियों से आमना सामना होता है। हाँ, वो सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो बहुत ही चालाकी से बेसमेंट के गैस पाइप में धमाका करके पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है और सीवर के रास्ते अपनी जान बचाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो शारीरिक युद्ध से ज्यादा सूचनाओं के युद्ध का प्रतीक है। बेन की मुलाकात स्टेसी और उसके भाई ब्रैड से होती है। और ब्रैड नेटवर्क के खिलाफ है। उसके घर में एक सीक्रेट कमरा है जहां वो रनिंग मैन के एपिसोड्स का बारीकी से विश्लेषण करता है। बिल्कुल, वो नेटवर्क द्वारा दिखाई जा रही फुटेज में एडिटिंग की गलतियां पकड़ता है। और एडिटिंग की ताकत का सबसे क्रूर उदाहरण हमें तब मिलता है जब बेन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। बेन ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सरकार गरीब इलाकों में बच्चों को बिना इलाज के मरने के लिए छोड़ रही है। हाँ, वो सोचता है कि इस वीडियो के जरिए वो दुनिया को नेटवर्क और सरकार की असलियत बताएगा। लेकिन जब ये वीडियो नेटवर्क के हाथ लगता है तो वे उसे पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ देते हैं। वे ऑडियो को इस तरह एडिट करते हैं मानो बेन बॉस्टन के उस धमाके में मारे गए अनाथ बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये स्पष्ट करता है कि सत्ता में बैठे लोग संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, इसका असर ये होता है कि ब्रैड की माँ जो उस टीवी ब्रॉडकास्ट को देख रही थी, गुस्से में आकर बेन को अपने घर से निकाल देती है। बेन का सच नेटवर्क के हाथों में जाकर एक झूठ बन जाता है। एक ही फुटेज अगर सही संदर्भ से काट दी जाए तो वो अपने मूल अर्थ से बिल्कुल विपरीत अर्थ देने लगती है। यहाँ ब्रैड के क्रिटिकल एनालिसिस यानी गहराई से जांचने की क्षमता का महत्व सामने आता है। समाज का ये ब्रेन वॉश किस हद तक पहुंच चुका है, इसका सबसे डरावना सबूत हमें एल्टन के घर पर मिलता है। हाँ, एल्टन एक बागी है। उसके पिता ने सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उन्हें मार दिया गया। अब एल्टन खुफिया बंकर से नेटवर्क के खिलाफ पर्चे छापता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है वो एल्टन की माँ के साथ जुड़ी है। उसकी माँ दिमागी रूप से अस्थिर है और टीवी पर लगातार दिखाई जा रही झूठी कहानियों के प्रभाव में इस कदर आ चुकी है कि वो खुद पुलिस को अपने ही घर बुला लेती है। बाप रे। उसे लगता है कि पुलिस को बुलाकर वो अपने मृत पति का बदला ले रही है। सोचिए, ये मीडिया की कंडीशनिंग का कितना खौफनाक स्तर है कि एक माँ की जो सबसे बुनियादी प्रवृत्ति होती है अपने बच्चे को बचाने की, नेटवर्क का प्रोपेगेंडा उसे भी खत्म कर देता है। सिस्टम ने सच और झूठ के बीच की लकीर को इस कदर मिटा दिया है
इसके बाद एल्टन के घर में जो भागदौड़ होती है, जहां एल्टन अपने ही घर में बिछाए गए खतरनाक जालों को एक्टिवेट करता है। पुलिस वालों पे केमिकल्स गिरते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब सारे झूठ काम नहीं आते तो नेटवर्क बेन को रोकने के लिए क्या करता है? व्यवस्था का पतन किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि नेटवर्क के अपने ही अहंकार और रेटिंग्स की भूख के कारण शुरू होता है। इसे हम तब देखते हैं जब बेन अमेलिया नाम की एक महिला की गाड़ी हाईजैक करता है। नेटवर्क के ड्रोन्स बेन को ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन वे बेन को मारने के बजाय बेन को पकड़ने आए शिकारियों के ट्रक पर ही मिसाइल दाग देते हैं। मतलब वे अपने ही लोगों को मार देते हैं। नेटवर्क ने खुद अपने शिकारियों को क्यों मारा और बेन को जिंदा क्यों रखा? क्या उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना? बिल्कुल, रेटिंग्स की भूख ने नेटवर्क को अंधा कर दिया था। प्रोड्यूसर डैन चाहता है कि बेन कुछ और वक्त तक जिंदा रहे ताकि शो का रोमांच बना रहे। इसके बाद बेन एक प्लेन की मांग करता है और यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। प्लेन के अंदर शिकारियों के लीडर का नकाब हटता है, जिसका नाम एवान है। इवान बताता है कि वो खुद भी कभी एक प्लेयर हुआ करता था जो 29 दिनों तक शिकारियों से बचकर जिंदा रहा था, लेकिन फिर नेटवर्क से डील कर ली। यानी सिस्टम सिर्फ बगावत को कुचलता नहीं है, बल्कि वो बागियों को खरीद कर अपने ही तंत्र का हिस्सा बना लेता है। डैन बेन के सामने भी यही ऑफर रखता है। वो कहता है कि बेन नया शिकारी बन जाए। लेकिन जब बेन मना कर देता है, तब डैन अपना सबसे क्रूर दांव चलता है। वो बेन को एक फेक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी पत्नी शीला और बेटी कैथी को मार दिया गया है। डैन को लगता है कि ये देखकर बेन मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाएगा, लेकिन डैन ये समझ नहीं पाता कि जब आप किसी इंसान से उसका आखिरी डर छीन लेते हैं तो वो इंसान अजेय हो जाता है। बिल्कुल, बेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पायलट्स को मारता है, इवान से लड़ता है और इवान को पैराशूट के जाल में फंसाकर मार देता है। और फिर बैन एमिलिया के साथ रेबल न्यूज़लेटर यानी बगावत के पर्चे हवा में उड़ाते हुए पैराशूट से कूद जाता है। इधर नेटवर्क अपनी आखिरी झूठी चाल चलता है। डैन प्लेन क्रैश को एडिट करके दिखाता है कि बेन ने जानबूझकर लोगों पर प्लेन गिरा दिया। नेटवर्क की ये सोच तब तक सही थी जब तक समाज पर उनका एक छत्र राज था, लेकिन एडिटिंग और झूठ की ये दीवार तब दरकती है जब ब्रैड उस वीडियो का विश्लेषण करता है। हाँ, जब टीवी पर वो क्रैश दिखाया जाता है तो ब्रैड वीडियो में गलतियां पकड़ लेता है, जैसे कि प्लेन की ऑटो एजेक्ट सीट का गायब होना, जिसका मतलब था कि बैन क्रैश से पहले ही निकल चुका था और इसी दौरान प्लेन के ब्लैक बॉक्स का डेटा भी लीक हो जाता है। और सच्चाई सामने आने पर समाज में क्रांति आ जाती है। सच्चाई का अनफिल्टर्ड रूप जब जनता तक पहुंचता है तो वे सड़कों पर उतर आते हैं। होस्ट बॉबी डरकर नौकरी छोड़ देता है। बागी टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। बेन डैन को गोली मारकर इस भ्रष्ट सिस्टम का अंत करता है और सबसे बड़ी बात, शीला और कैथी जिंदा और सुरक्षित मिलते हैं। इस कहानी का ये अंत हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। उनका पतन हुआ एक आम आदमी की जिद और एक विश्लेषक की तथ्यों को जांचने की क्षमता के कारण। ये कहानी सिर्फ एक्शन नहीं है, ये हमें बताती है कि जानकारी के इस युग में ब्रैड की तरह सोचना यानी तथ्यों का विश्लेषण करना कितना जरूरी है। हमें जो परोसा जा रहा है उसे बिना सवाल किए नहीं मानना चाहिए। ये बात 100% सच है। चर्चा का अंत करते हुए समाज के सामने आज एक विचार छोड़ना जरूरी है। आज के दौर में जहां एआई द्वारा कोई भी फेक वीडियो बनाया जा सकता है और एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि हम सब भी अनजाने में अपनी ही असलियत से दूर किसी रनिंग मैन शो के दर्शक बन चुके हैं? नैरेटिव कौन लिख रहा है, ये पूछने का वक्त आ गया है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।